डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं पीयूष कुमार त्रिपाठी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SCS EDU पॉइंट पर। आज मैं आपके सामने पुनः कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का अगला क्लास लेकर हाजिर हूं, जिसमें हम लोग नागरिक शास्त्र के अगले अध्याय लोकतंत्र के परिणाम का अध्ययन करने वाले हैं और आज ही इसका खात्मा करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत में क्या हमको मिलेगा देखने के लिए। तो मैं आपको बता दूं, ये चैप्टर में बस एक ही टॉपिक पढ़ना ही है आपको, लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ लोकतंत्र, जिसे हम लोगों ने पीछे पढ़ लिया था। लोकतंत्र क्या है? जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है, या जहाँ पर जनता के लिए जनता के द्वारा शासन होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिए। मैंने दोनों बातें क्यों बोली? क्योंकि जो छोटे दो देश हैं वहाँ पर जनता के द्वारा ही शासन किया जा सकता है, परंतु जो बड़े देश हैं वहाँ जनता के द्वारा चुनी गई सरकार शासन करती है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख दीजिएगा। चलिए, तो हम जरा देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले लिखा क्या हुआ है। लिखा क्या है? लोकतंत्र की विशेषता यह है कि वह अपने नागरिकों को राजनीतिक सामाजिक गुणवत्ता प्रदान करता है, और साथ ही लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से यह भी उम्मीद की जाती है कि वह एक ऐसी सरकार बनाए जो नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। मतलब लोकतंत्र में ऐसी सरकार बनाने की अपेक्षा की जाती है कि वह नागरिकों की आवश्यकताओं और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार कार्य करे। ठीक है, जैसा कि आप लोग को मालूम होगा कि हमारे यहाँ पर हर 5 साल में एक चुनाव होता है। उस चुनाव के द्वारा जो सरकार बहुमत प्राप्त करती है वही नियम बनाती है, वही कानून बनाती है, और वही जनता की आवश्यकताओं को पूरा करती है। ठीक है, तो ये लोकतंत्र कब कहलाएगा? लोकतंत्र तब कहलाएगा जब जनता ने जिस सरकार को चुना है वह सरकार उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करे। अगर वो उसकी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य नहीं करेगी तब तो हम उसे राजशाही या तानाशाही कहेंगे। याद रखिएगा आप लोग, तब हम उसे राजशाही या तानाशाही कहेंगे। मतलब जो सरकार अपने मन से कार्य करे, जनता के हितों को ध्यान में न रखे, वो लोकतंत्र हो ही नहीं सकता है। याद रखिएगा, उसे हम तानाशाही सरकार कहेंगे। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए जरा हम यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कर रहा है कि लोकतंत्र की उम्मीद है। देखिए, अभी ये सब लिखना नहीं है आपको, क्या लिखना मैं अभी आपको बता रहा हूँ, बस आप इसको ध्यान से समझिए क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? लोकतंत्र की उम्मीद और वास्तविक परिणामों का आकलन सरकार की गुणवत्ता, आर्थिक कल्याण, असमानता, सामाजिक मतभेद, स्वतंत्रता और गरिमा के आधार पर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब अगर आप लोकतंत्र के परिणाम का आकलन करना चाहते हैं तो आपको देखना होगा कि सरकार की गुणवत्ता कैसी है। ठीक है, सरकार ने आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में क्या क्या काम किए हैं, सरकार ने असमानता को कम करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, सामाजिक मतभेद को कम करने के लिए क्या क्या काम किए हैं, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या क्या काम किए हैं, किसी व्यक्ति की गरिमा को बनाए रखने के लिए सरकार ने क्या क्या काम किए हैं। तो अगर हमको किसी भी लोकतंत्र में सरकार के परिणाम का आकलन करना है, अर्थात लोकतंत्र के परिणाम का आकलन करना है ना, तो हमें देखना होगा कि वहाँ की सरकार की गुणवत्ता कैसी है, वहाँ पर लोगों का आर्थिक कल्याण कैसा है, वहाँ पे असमानता में कमी है कि वृद्धि है, सामाजिक मतभेद में कमी है कि नहीं है, लोगों को स्वतंत्रता प्राप्त है कि नहीं किसी चीज़ पर बोलने की या कोई काम करने की, लोगों की गरिमा का अर्थात उनकी इज्जत का ध्यान दिया जाता है कि नहीं। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो आगे क्या कह रहा है कि लोकतंत्र में नागरिक अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और लोकतंत्र को अन्य विकल्पों की तुलना में सरकार का एक अच्छा रूप माना जाता है। तो ये आपका एक सवाल बनता है। ठीक है, कि लोकतंत्र को एक अच्छा विकल्प क्यों माना जा सकता है, सवाल बनता है आपसे, नोट करेंगे आप लोग। लोकतंत्र को एक अच्छा विकल्प क्यों माना जाता है? तो आप लिखेंगे कि अन्य सरकारों की तुलना में लोकतंत्र को अच्छा विकल्प इसलिए माना जाता है, लोकतंत्र को अच्छा विकल्प इसलिए माना जाता है क्योंकि यह नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है, नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दूसरा नंबर लिखिएगा, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, अर्थात उसकी इज्जत का ख्याल रखता है। तीसरा, निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार करता है। मतलब आपको मालूम होना चाहिए कि जब लोकतंत्र की सरकार है तो वो कोई भी निर्णय लेती है तो पहले उस पर संसद की मुहर रखती है, संसद उसको मान्यता देती है, तभी वो कहानी आगे बढ़ती है।
ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। अगर संसद मान्यता दे भी देती है तो सुप्रीम कोर्ट को अगर बढ़िया नहीं लगा तो वो इन चीज़ों को हटा भी सकती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। इसीलिए निर्णय की गुणवत्ता में सुधार होता है। सरकार सोच समझ कर निर्णय लेती है और नागरिकों के हितों को सोचते हुए निर्णय लेती है, इसीलिए गुणवत्ता में सुधार आता है। परंतु अगर तानाशाही सरकार रहेगी तो जो चाहेगी वो करेगी, उसको रोकने वाला कोई नहीं रहेगा, ठीक। उसके बाद देखिए, संघर्ष को हल करने की एक विधि प्रदान करता है। वही कहानी कि मान लीजिए दो वर्ग हैं, दोनों में झगड़ा झंझट हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, तो अगर यहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार बनेगी जो दोनों के हितों को ध्यान में रखेगी तो इनमें संघर्ष नहीं होगा, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कमरे की गलतियों को ठीक करने की अनुमति देता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई गलती करता है तो उसको सुधार करने की अनुमति भी देता है। ये कमरे की गलती क्या लिखा हुआ है कि मतलब जैसे अगर आपने कमरे के भीतर अर्थात पब्लिकली नहीं, प्राइवेट रूप से अगर आपने कोई गलती कर दी है तो उसको ठीक करने की अनुमति लोकतंत्र देता है, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया लोकतंत्र सरकार का एक अच्छा रूप है, क्यों। अब हम आते हैं लोकतंत्र के परिणाम। तो अगर हम लोकतंत्र के परिणाम की चर्चा करना चाहते हैं तो आप पहले यही लिखेंगे, हम पहले आप यही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लोकतंत्र के परिणामों का अध्ययन, लोकतंत्र के परिणामों का अध्ययन 3 रूपों में किया जा सकता है, 3 रूपों में किया जा सकता है। पहला राजनीतिक परिणाम, दूसरा आर्थिक परिणाम और तीसरा सामाजिक परिणाम, तीसरा सामाजिक परिणाम, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जब हम बात करते हैं लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम की, तो राजनीतिक परिणाम में क्या है, लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम में कि लोकतंत्र के राजनीतिक परिणाम जवाबदेह, उत्तरदायी और वैध सरकार की स्थापना करना है, ठीक है। मतलब लोकतंत्र का वास्तविक परिणाम राजनीतिक रूप में क्या आता है, लोकतंत्र वही है जहाँ पर एक जवाबदेह सरकार होती है, जहाँ पर एक उत्तरदायी सरकार होती है, जहाँ पर एक वैध सरकार होती है, जहाँ पर एक वैध सरकार होती है, ठीक है ना। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो अब आगे मैं आपको बताऊं कि जब हम देखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार, तो आप लोग कैसे लिखेंगे हेडिंग के रूप में। सबसे पहले आप हेडिंग लिखिए राजनीतिक परिणाम, तो उसके 3 लिख लीजिएगा, पहला जवाबदेह, फिर उत्तरदायी और तीसरा वैध सरकार, ठीक है। तीसरा नंबर इसको लिख सकते हैं आप लोग। उसके बाद दूसरे में लिख सकते हैं आर्थिक परिणाम में, आर्थिक परिणाम के हेडिंग के अंदर लिख लीजिएगा, नाम लिख लीजिए, फिर हम लोग विस्तारपूर्वक इनकी चर्चा करते हैं। तो आर्थिक परिणाम के आप अंदर लिख लीजिएगा, आर्थिक परिणाम के अंदर पहला नंबर आर्थिक वृद्धि और विकास, आर्थिक वृद्धि और विकास। दूसरा नंबर असमानता और गरीबी में कमी, असमानता और गरीबी में कमी, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये भी आपका आर्थिक परिणाम में चला जाएगा। और सामाजिक परिणाम, सामाजिक परिणाम में बस वही है, सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता का सम्मान करना, सामाजिक विविधता का सम्मान करना, नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करना, नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान करना, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए, तो अब जरा हम इनकी बात कर लेते हैं, और यही एक हेडिंग भी है इस अभ्यास में, बाकी और कुछ इस पाठ में हेडिंग्स नहीं है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो हम जरा यहाँ पे देखते हैं कि लिखा क्या हुआ है। सबसे पहले लिखा हुआ यहाँ पर कि लोकतंत्र में जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार वह है, जवाबदेह व उत्तरदायी सरकार वह है जो अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है, जो अपने नागरिकों के प्रति उत्तरदायी है। ध्यान दीजिएगा, अर्थात अर्थात अपने नागरिकों और उनकी आवश्यकताओं तथा उनकी अपेक्षाओं के अनुसार सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुसार सभी निर्णय लेने के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये बात को ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जवाबदेह का मतलब क्या है, तो जवाबदेह का मतलब है
कि किसी भी निर्णय को लेना सरकार की जिम्मेदारी है। किसी भी निर्णय को लेना सरकार की जिम्मेदारी है। अर्थात यदि सरकार ने कोई गलत निर्णय लिया है तो उसे स्वीकार करना होगा और इसे तत्काल सुधार करना होगा। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कहानी है लोकतंत्र की। परंतु जब हम लोग तानाशाही में जाते हैं तो वहाँ पर, जिन्हें हम गैर लोकतांत्रिक सरकार भी कह सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ की सरकारें जो है नागरिकों के बारे में नहीं सोचती हैं। वे जनता के विचारों से चिंतित नहीं होती हैं। उनके मन में जो आता है वो करती हैं। ध्यान दीजिएगा, उनको अगर कोई नियम बनाना, कोई कानून बनाना है तो बना देंगे। उस पर किसी का टोक नहीं होगा, कोई उसको रोकने वाला नहीं होगा। ये होता है गैर लोकतांत्रिक सरकार। परंतु हमारे लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जो हमारी उत्तरदायी सरकार होती है वो नागरिकों के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात उसके जो किए गए कार्य हैं वो नागरिकों के लिए होते हैं। और जवाबदेह का मतलब है कि सरकार किसी काम के लिए जवाबदेह होती है। अर्थात यदि उसने गलत निर्णय लिया है तो उसे मानना पड़ेगा और उसमें सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला परिणाम यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। वैध सरकार। तो देखेंगे, लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार होती है जहां पर देश के सभी कानून नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार में लोगों को डर या पक्ष के बिना भी शासित किया जाता है। डर या पक्ष के बिना मतलब किसी को कोई डर नहीं रहेगा, कोई पक्षपात नहीं होगा। यही कहलाएगी वैध सरकार। अर्थात जो सबकी भावनाओं को ख्याल रखे, एक ऐसा कानून बनाए जो सब पर लागू हो, क्या अमीर क्या गरीब, ध्यान दीजिएगा, क्या बूढ़ा क्या जवान क्या लड़का, सबके ऊपर लागू होना चाहिए एक ऐसा कानून, वही कहलाएगी वैध सरकार। ठीक है, कौन सी जाति है ये नहीं देखेगा, वो केवल व्यक्ति देखेगा। उसने कुछ किया है तो उस पर कानून लागू होगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आर्थिक परिणाम पर। तो आर्थिक परिणाम में मैंने आपको दो हेडिंग्स बताई हैं। क्या कहा हमने? आर्थिक वृद्धि और दूसरा असमानता और गरीबी में कमी। तो देखिए, लोकतंत्र के परिणाम में क्या कहा जाता है कि लोकतांत्रिक सरकार से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि और विकास करे। परंतु दुनिया के अनेक लोकतांत्रिक देश जनसंख्या आकार, वैश्विक स्थिति और आर्थिक प्राथमिकताओं के कारण इस उम्मीद को पूरा करने में असमर्थ रहते हैं। तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन के मध्य आर्थिक विकास की दर में अंतर पाया जाता है। मतलब आप समझिए कि जैसे एक तानाशाही सरकार है और एक लोकतांत्रिक सरकार है। तो तानाशाही सरकार को केवल मतलब है विकास करने से, उसको जनता के हितों से नहीं मतलब है। जनता क्या कर रही है, जनता गरीब है, भूखी है, मर रही है, उससे नहीं मतलब है, उसको अपना विकास करना है बस। ध्यान दीजिएगा। परंतु लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है, उसको अपनी जनता को देखना पड़ता है। वो अपनी जनता के हितों को सोचती है, पहले उनकी गरीबी को दूर करने का प्रयास करती है, फिर विकास करने का काम करती है। तो इसीलिए जो तानाशाही सरकार है और लोकतांत्रिक सरकार है उसके बीच आर्थिक वृद्धि में परिवर्तन दिखाई देता है। आर्थिक वृद्धि की दर में क्या दिखाई देता है? परिवर्तन दिखाई देता है। ठीक है, तो आप इसमें क्या लिखेंगे कि लोकतंत्र में सरकार से यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह आर्थिक वृद्धि और विकास करे, परंतु अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारें इसे पूरा करने में असफल रही हैं। ध्यान दीजिएगा। चलिए फिर आप लिखेंगे असमानता और गरीबी में कमी। असमानता और गरीबी में कमी। चलिए, तो लोकतांत्रिक सरकार का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि वह असमानता में कमी लाए, जिससे संपूर्ण धन सभी लोगों में बराबर बराबर बंट सके, जिससे गरीबी में कमी हो। परंतु क्या देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो गरीबी के सवाल को उठाने के लिए उत्सुक नहीं है। ध्यान दीजिएगा, गरीबी के सवाल को उठाने के लिए उत्सुक नहीं है।
हमारे देश का अधिकांश पैसा कुछ धनी लोगों के पास है, कुछ धनी लोगों के पास है, और बहुत थोड़ा सा पैसा अधिकांश गरीब लोगों के पास है। मतलब आप समझ रहे हैं कि 2% पैसा, ये सॉरी 2% अमीरों के पास 90% पैसा है, और 10% जो पैसा है वो 98% गरीबों के पास है। तो आप समझ लीजिए, मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो 98 रुपये है ना, सॉरी 90 रुपये है, वो 2 लोगों के पास है, और जो 10 रुपये है वो 98 लोगों के पास है। तो समझ लीजिए कि इसको कितना मिल रहा है। ठीक है, ये बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे यहाँ की असमानता है, परंतु सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वह इसमें कमी लाने का प्रयास करे, वह इसमें कमी लाने का प्रयास करे, परंतु सरकार ऐसा करना नहीं चाहती है, क्योंकि उसे ये धनी लोग करने नहीं देना चाहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए, आप आ जाइए आप सामाजिक परिणाम पे। सामाजिक परिणाम, तो सामाजिक परिणाम क्या है इसका? लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम में मैंने क्या कहा कि सामाजिक विविधता का सम्मान करना चाहिए और नागरिकों को गरिमा और स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए। तो एक लोकतंत्र में सबसे अच्छी सरकार यह मानी जाती है कि जो सामाजिक विविधता का सम्मान करे, जो सामाजिक विविधता का क्या करे, सम्मान करे। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, कोई भी सामाजिक मतभेद ना हो, कोई विभाजन ना हो, और कोई संघर्ष ना हो। याद रखिएगा, इन सबको रोकने के लिए लोकतंत्र एक सबसे अच्छा साधन है। लोकतंत्र एक सबसे अच्छा साधन है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्या कहा जा रहा है कि लोगों की गरिमा का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह अल्पसंख्यक हों चाहे वह बहुसंख्यक हों। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि यह समझना आवश्यक है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, जाति अथवा भाषा या आधार के बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुमत के शासन का तात्पर्य है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोक समूह बहुमत का निर्माण कर सकते हैं और बहुमत में भाग ले सकते हैं। अर्थात बहुमत के शासन का अर्थ यह नहीं है कि किसी धर्म का शासन हो गया। बहुमत के शासन का अर्थ है कि उस देश की बहुमत वाली जनसंख्या ने, वो किसी भी जाति की हो सकती है, किसी भी धर्म की हो सकती है, उसने उस सरकार को चुना है। ये होता है बहुमत के शासन का अर्थ। ठीक है, याद रखिएगा, लोकतंत्र में बहुमतों की सहमति से शासन नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में बहुमतों की बहुसंख्यकों की सहमति से शासन नहीं किया जा सकता है। लोकतंत्र में शासन इस प्रकार से किया जा सकता है या किया जाता है कि वहाँ पर अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक, सबके हितों की समान रूप से रक्षा हो। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये आपका हो गया लोकतंत्र के परिणाम। लोकतंत्र के परिणाम आप इस हेडिंग को लिखिएगा, अंदर उसको लिखिएगा, और अंदर जैसे पॉइंट मैंने आपको बोला वो चीज़ें आप उसमें लिख सकते हैं। ज़्यादा कुछ दिमाग चलाने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारा चैप्टर होता है समाप्त। अब आइए इस चैप्टर से जुड़े हुए हम लोग कुछ महत्वपूर्ण सवालों को हल कर लेते हैं। जैसे देखिए आप लोग, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि ऐसे 5 परिणाम बताइए जहाँ पर लोकतंत्र असफल रहा, जहाँ पर लोकतंत्र क्या रहा, असफल रहा। ठीक है, तो 5 परिणाम कौन कौन से हो गए? देखिए, लोकतंत्र का काम क्या है? भ्रष्टाचार में कमी ले आना, लोगों की आवश्यकताओं की ओर ध्यान देना, परंतु इन सब क्षेत्रों में लोकतंत्र असफल हो गया है। आज अपने यहाँ ही देख रहे हैं आप लोग, कितना भ्रष्टाचार है। हर जगह पे पैसा चलता है, कोई भी काम आपको बिना पैसे के नहीं होता है। घूस देंगे तो आपका ये काम हो जाएगा, घूस नहीं देंगे तो काम नहीं होगा। ठीक है, तो ये भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं लगा पाई लोकतंत्र। तो आप 5 कारण लिख लीजिए, लोकतंत्र के 5 परिणाम जहाँ पर लोकतंत्र असफल रहा। तो पहला आप लिख लीजिएगा भ्रष्टाचार। पहले 5 नाम लिख लीजिए, फिर हम बात करते हैं। पहला लिखिए भ्रष्टाचार, दूसरा लिखिए लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना, तीसरा नंबर आर्थिक विकास, चौथा नंबर गरीबी में कमी, और 5वां नंबर असमानता में कमी। 5वां नंबर असमानता में कमी। चलिए तो आ जाइए जरा यहाँ पे देखिए, तो क्या कह रहा है? भ्रष्टाचार। तो कह रहा है भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। हमारे नेताजी लोग 300 करोड़ कमा के बैठे हुए हैं, और जो हमारे देश की जनता है जिसने उन्हें चुना हुआ है, उसके बेचारे के पास 3000 रुपये भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये 300 करोड़ कमा के रखे हैं और इसके पास 3000 रुपये भी नहीं है। तो ये तो भ्रष्टाचार ही है। ध्यान दीजिएगा, तो कहा जा रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं है। भारत जो कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन है? भारत है। यह भी भ्रष्टाचार रोकने में क्या रहा है? असफल रहा है।
ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। भ्रष्टाचार रोका जा सकता है, परंतु सरकार सोचती है कि हम भ्रष्टाचार रोकेंगे तो हमारी सरकार नहीं बन पाएगी, इसीलिए सरकार भी इसको चलने देती है, क्योंकि नेता भी तो उसके दोगले ही होते हैं ना, नेता भी तो भ्रष्टाचारी होते हैं। अगर पता चला सरकार भ्रष्टाचार रोकने जाएगी तो सरकार की खुद बेइज्जती होने लगेगी, क्योंकि सरकार के जो नेता हैं वही भ्रष्टाचारी हैं, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए सरकार इसको रोकना भी नहीं चाहती है। दूसरा देख लीजिए, लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देना। तो देखिए, लोकतंत्र में ऐसा माना जाता है कि सरकार लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करती है, परंतु लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसा पाया गया है कि जो सरकारें हैं वो लोगों की आवश्यकताओं की ओर कम ध्यान देती हैं, लोगों की आवश्यकताओं की ओर क्या ध्यान देती हैं, कम ध्यान देती हैं, और आबादी के एक बड़े हिस्से अर्थात गरीब हिस्से को सुनना नहीं चाहती हैं, उनकी मांगों की उपेक्षा करती हैं। जैसे कोई गरीब व्यक्ति है, वो कुछ मांग कर रहा है तो सरकार को जैसे लगता है कान में रुई पड़ी रहती है, सुनाई ही नहीं देता है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तीसरा आप देखेंगे, आर्थिक विकास में आप क्या लिखेंगे, और जितना मैं बोल रहा हूँ बस उतना ही लिखिएगा, ज़्यादा मत लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा, वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और मैं जितना बोल रहा हूँ बस उतना ही लिखिए। देखिए, आर्थिक विकास क्या है, आर्थिक विकास लिखेंगे क्या, लोकतांत्रिक सरकार में अपेक्षा की जाती है कि आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा, आर्थिक विकास तीव्र गति से होगा, परंतु लोकतंत्र विभिन्न कारणों के वश ऐसा करने में असफल रहा है, ऐसा करने में असफल रहा है, विभिन्न कारणों के वश ऐसा करने में असफल रहा है, ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट लिख लीजिएगा आप लोग, गरीबी में कमी, गरीबी में कमी, तो क्या लिखेंगे आप इसमें, देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि, लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह अपेक्षा की जाती है कि संपत्ति का बंटवारा समान रूप से होगा, संपत्ति का बंटवारा समान रूप से होगा, परंतु 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 ठीक है, हमारे यहाँ की अधिकांश संपत्ति, हमारे यहाँ की अधिकांश संपत्ति मुट्ठी भर कुबेरों के पास है, ध्यान दीजिएगा, एक व्यंग बोला गया यहाँ पे, मुट्ठी भर कुबेरों के पास है, ध्यान दीजिएगा, जबकि जबकि मुट्ठी भर संपत्ति अधिकांश गरीबों के पास है, अधिकांश गरीबों के पास है, अर्थात लोकतांत्रिक सरकार गरीबी को मिटाने में भी असफल रही है, लोकतांत्रिक सरकार गरीबी को मिटाने में भी असफल रही है, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या कहेंगे आप, सामाजिक असमानता में कमी। तो एक लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार है, एक लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार है जो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखती है, जो सभी लोगों को समान दृष्टि से देखती है, अर्थात लोकतंत्र में असमानता शब्द का कोई स्थान ही नहीं है, असमानता शब्द का कोई स्थान ही नहीं है, परंतु ध्यान दीजिएगा, परंतु लोकतंत्र में समानता की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, लोकतंत्र में समानता बढ़ाने की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पर हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो पाया। देखिए, हमारे के लोकतंत्र की बात नहीं हो रही, मतलब यहाँ पे भारत की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर सभी देशों में लोकतंत्र की बात हो रही है, मतलब जहाँ जहाँ पर माना जाता है कि लोकतंत्र है उनकी सबकी बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब हम लोग आते हैं एक अगले सवाल पे। देखिए, जो मैं आपको बता चुका हूँ, यहाँ पे ये एक सवाल है, लोकतंत्र किस प्रकार से एक उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार बनाता है। तो उत्तरदायी सरकार क्या है, जो जिम्मेदार हो, जो अपने कार्यों अथवा निर्णयों को सिद्ध कर सके, ध्यान दीजिएगा। तो हमने क्या कहा, उत्तरदायी सरकार जो अपने नागरिकों और संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, उनकी आशाओं के अनुसार कार्य करती है, उनकी आशाओं के अनुसार कार्य करती है, ठीक है। और जिम्मेदार सरकार क्या है, जो अपने कार्य की जिम्मेदारी लेती है
यदि वह गलत है तो उसे स्वीकार करती है और उसमें सुधार करती है। गलत है तो उसमें सुधार करती है और उसे स्वीकार करती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वैध सरकार जो कि एक निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है, जो कि एक निश्चित नियमों के अनुसार कार्य करती है और ऐसे कानून बनाती है जो सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। जैसे हमारे यहाँ एक शब्द है समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, लेकिन अभी तक ये लागू ही नहीं हुई है। जिस दिन ये समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी, सभी धर्मों के लोगों पर सभी व्यक्तियों के अनुसार व्यवहार किया जाने लगेगा, अर्थात सब केवल व्यक्ति हैं, कौन किस जाति का है ये नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए तो अगला सवाल जरा देख लिया जाए। यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आता है कि लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषा बताइए। तो लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित होती है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में केंद्रित होती है। सीले के अनुसार लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। लोकतंत्र वह शासन व्यवस्था है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति भाग लेता है। ठीक है, और देखिए यहाँ पे अमेरिका के राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन, इन्होंने लोकतंत्र की सबसे सरल परिभाषा दी है। क्या दी है? लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, जो मैंने अभी पीछे आपको बताया, सबसे पहले ही आपको बताया मैंने। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ पे इन्होंने देखिए परिभाषा दी है, तो आप इसमें कोई भी दो परिभाषा याद कर लीजिए। एक याद कर लीजिएगा, लोकतंत्र शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता जनता के हाथों में होती है। दूसरा एक अब्राहम लिंकन के अनुसार याद कर लीजिएगा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लोकतंत्र का अर्थ क्या है। तो एक बात समझिएगा, लोकतंत्र अंग्रेजी भाषा के शब्द डेमोक्रेसी से बना हुआ है, डेमोक्रेसी से बना हुआ है, जिसकी उत्पत्ति दो शब्दों डेमोस जिसका अर्थ है प्रजा, तथा क्रेसिया जिसका अर्थ है सत्ता, से मिलकर बना है, अर्थात प्रजा के हाथ में सत्ता, अर्थात देखिए प्रजा के हाथ में सत्ता। तो अगर इस टाइप से आपसे पूछा जाता है कि लोकतंत्र का अर्थ समझाइए, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर परिभाषा पूछी गई तो केवल ये परिभाषा लिख दीजिएगा और एक अब्राहम लिंकन के अनुसार परिभाषा लिख दीजिएगा। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए यहाँ देखिए एक लॉर्ड ब्राइस हैं जिन्होंने लोकतंत्र को कैसे परिभाषित किया है। ये परिभाषा हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। लोकतंत्र एक ऐसा साधन है जिसमें शासन की शक्ति किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग विशेष या वर्ग में नहीं पाई जाती है, बल्कि संपूर्ण समुदाय के हाथ में पाई जाती है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है लोकतंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को प्रस्तुत कीजिए। तो चलिए जरा लोकतंत्र के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप को प्रस्तुत कर लिया जाए। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो चूंकि हमने कहा ना कि लोकतंत्र क्या है, जहां पर जनता के द्वारा शासन किया जाता है। किसके द्वारा? जनता के द्वारा शासन किया जाता है। परंतु आप बताइए कि भारत जैसे बड़े देश में जनता के द्वारा शासन किया जा सकता है क्या? ये बताइए। हमारे यहाँ पे लगभग 142 करोड़ लोग हो चुके हैं इस समय। अब सबके सब अगर अपना नियम कानून बनाने लगें, भैया 1 करोड़ लोग कहेंगे हमको ये कानून चाहिए, 1 करोड़ कहेंगे हमको ये कानून चाहिए। इस प्रकार से एक ही कानून में 142 प्रकार के लोग मिल जाएंगे हमको, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर एक सरकार चुनी जाती है जो इनके प्रतिनिधि के रूप में नियमों का निर्माण करती है, क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। परंतु मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ की जनसंख्या ही 10-20 हज़ार होती, 20 हज़ार होती, तो हमसे पूछकर काम किया जा सकता था। रोज जब भी पूछना होता, हमसे हाथ उठवा लिया तो भैया हाथ उठाओ, इसके समर्थन में हो कि नहीं हो। भैया आप एक फ़ोन कॉल कर दो, मिस कॉल मार दो, इसके समर्थन में हो कि नहीं हो। ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब हम लोग हर काम में प्रत्यक्ष रूप से शामिल रहते। इसे ही हम कहते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष
लोकतंत्र। तो क्या कहेंगे, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह है जिसमें जिसमें राज्य की इच्छा जनता के द्वारा आम सभाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है, जनता के द्वारा आम सभाओं के माध्यम से प्रकट की जाती है। यहाँ पर नियम कानून जनता के द्वारा स्वयं बनाया जाता है, जनता के द्वारा स्वयं बनाया जाता है, ठीक है। परंतु लोकतंत्र का यह रूप केवल छोटे राज्यों में ही स्थापित किया जा सकता है, बड़े राज्यों में नहीं, ठीक है। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा देख लीजिए, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो यह सरकार का वह रूप है, यह सरकार का वह रूप है जिसमें सरकार की इच्छा जनता के द्वारा निर्वाचित थोड़े से व्यक्ति समुदाय के द्वारा प्रकट होती है, जनता के द्वारा निर्वाचित थोड़े से व्यक्ति समुदाय के द्वारा प्रकट होती है, ठीक है। इस प्रकार के लोकतंत्र में जनता एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, एक निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। यदि वे जनता की आवश्यकताओं पर खरे नहीं उतरते हैं तो जनता को उन्हें बदलने का अधिकार भी होता है, जनता को उन्हें बदलने का अधिकार भी होता है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। विश्व के अधिकांश देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। कैसी स्थापना की गई है जी? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना की गई है। ये बात को आप ध्यान में रख लीजिएगा। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो गया आपके सामने। अगला देख लीजिए, लोकतंत्र के प्रमुख गुणों का वर्णन। तो आप इसमें बस हेडिंग्स के रूप में इनको देख लीजिए। क्या लिखा है, लोकतंत्र के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? देशभक्ति की भावना। तो देखिए, लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना बढ़ती है, क्योंकि यहाँ लोगों के अंदर एक जज्बा जगा दिया जाता है कि ये देश आपका ही है, आप ही इस देश के मालिक हैं, आप ही इस देश के रक्षक हैं, आप ही को रक्षा करना है, मार दीजिए, काट दीजिए, फाड़ दीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो इससे आपके अंदर एक देशभक्ति की भावना उमड़ पड़ती है। आपने देखा नहीं होगा कि जब सीमा पर कोई बेचारा सैनिक मरता है तो आपके अंदर एक जोश आ जाता है, रोम रोम में जोश पैदा हो जाता है, बस मैं आज जाऊँगा पाकिस्तान में बम फोड़ दूंगा। लेकिन मैं यही कहता हूँ कि आप जो यहाँ से बोल रहे हैं, आपको एक बंदूक पकड़ा दिया, देखिए आपकी हवा कैसे टाइट होती है। ध्यान दीजिएगा आप लोग इस बात को। चलिए तो आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला चीज देखेंगे यहाँ पे, राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण। तो क्या हुआ कि लोकतंत्र में नागरिकों के, या लोकतंत्र जो है नागरिकों में राष्ट्रीय चरित्र के गुण को पैदा करता है। मतलब हमारे अंदर एक राष्ट्रीयता आती है कि मैं इस देश का निवासी हूँ, मतलब मैं इस जाति का निवासी नहीं हूँ, मैं इस देश का निवासी हूँ। अगर आपके यहाँ तानाशाही चलती तो आप ये थोड़ी कहते कि मैं इस देश का निवासी हूँ, मैं इस देश के लिए कुछ भी कर जाऊँगा। अरे जब सरकार ही नहीं आपके बारे में सोच रही है तो आप देश के बारे में क्या सोचेंगे, याद रखिएगा। परंतु यहाँ लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार आपके बारे में सोचती है, इसलिए आप भी उस देश के बारे में सोचते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि ये जो लोकतंत्र है वो राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है। उसके बाद क्या कह रहा है, लोकतंत्र में एक प्रगतिशील सरकार पाई जाती है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि लोकतांत्रिक सरकार अगर प्रगतिशील नहीं होगी तो जनता उसे बदल देगी। इसीलिए लोकतांत्रिक सरकार हर साल यह प्रयास करती है कि अधिक से अधिक सुधार किए जाएं, जिससे जनता उनको समझ सके और उनको अगला मौका दे सके। ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। इसे कहते हैं प्रगतिशील सरकार, मतलब समय समय पर अधिक से अधिक सुधार करना प्रगतिशील सरकार का प्रमुख पहचान है, ठीक है। उसके बाद देखिए, नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा। तो क्या कर रहा है, लोकतंत्र सरकार चुनाव की सरकार है, जनता चुनाव में भाग लेकर प्रतिनिधियों को चुनती है और शासन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। इससे जनता को राजनीतिक शिक्षा मिलती है। अगर आप ये हेडिंग भी लिख देंगे ना कि लोकतंत्र से नागरिकों को राजनीतिक शिक्षा मिलती है, तो भी आपका सही है, क्योंकि 10 पॉइंट हैं, आप इतना लिखेंगे तो आपका काम हो जाएगा, 10 लाइन तो कम से कम हो ही जाएगा। तो हेडिंग ही याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा अंदर लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखिए, क्रांति की संभावना का अभाव।
अगर हमारे यहाँ लोकतंत्र की सरकार है तो वहाँ पर क्रांति की जरूरत ही नहीं है। अगर सरकार आपके अनुसार काम नहीं कर रही है, आप उसे बदल दीजिए, आप उसे बदल दीजिए। अगले सरकार में वोट करिए, अगले चुनाव में वोट करिए, उसके विरोध में वोट कर दीजिए, वो सरकार जीतेगी ही नहीं। इसीलिए तो लोकतंत्र में होता है कि जो सरकार होती है वो हमेशा प्रगतिशील होती है, अलोकतांत्रिक कार्य नहीं कर सकती है, याद रखिएगा, अन्यथा जनता उसे बदल देगी। खून खराबा नहीं करना है, मारपीट नहीं करनी है, बस केवल वोटिंग करिए आप लोग, सरकार बदल जाएगी। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, कानून का वास्तविक पालन होता है। तो लोकतंत्र में जनता के इच्छा अनुसार कानून बनाए जाते हैं, जनता की इच्छा अनुसार कानून बनाए जाते हैं, इसलिए कानून के उल्लंघन की संभावना कम होती है, कानून के उल्लंघन की संभावना कम होती है, और जनता कानून का वास्तविक रूप से पालन करती है। ठीक है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लिखेंगे आप लोग, लोकतंत्र में सभी लोगों का कल्याण होता है, सभी लोगों का कल्याण होता है, क्योंकि लोकतंत्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लाने के लिए उद्देश्य से कार्य करता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता लाने के उद्देश्य से कार्य करता है। हो गया, ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए उसके बाद अगला लिख लीजिए, अगला नंबर, लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब कल्पनाएं मात्र हैं, याद रखिएगा। लोकतंत्र समानता के सिद्धांत पर आधारित है, अर्थात लोकतंत्र में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है ना, ये बात को ध्यान में रखिएगा। ये सब केवल किताबी बातें हैं, बस आपको किताबों में लिखनी है, वास्तव में नहीं मिलती हैं सब, ध्यान दीजिएगा। उसका स्वतंत्रता, देखिए लोकतंत्र का एक सबसे प्रमुख गुण स्वतंत्रता है, क्योंकि यहाँ पर लोगों को अपना कार्य करने, रहने और कहीं पर आने जाने की स्वतंत्रता मिलती है, किसी पर कोई रोक नहीं लगती है। ठीक है, ये बात को आपको ध्यान में रख लेना है। उसके बाद क्या कह रहा है, प्रशासन में स्थिरता और उत्तरदायित्व, प्रशासन में स्थिरता और उत्तरदायित्व। तो क्या हुआ, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जनता की इच्छा पर बनाई जाती है, लोकतंत्र में जनता की इच्छा के अनुसार सरकार बनाई जाती है, लोकतंत्र में जनता की इच्छा के अनुसार सरकार बनाई जाती है, इसलिए वह सरकार स्थिर होती है और जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। और जनता के प्रति क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है ना, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गए लोकतंत्र के प्रमुख गुण। आप 10 हेडिंग भी लिख देंगे तब भी आपका 10 लाइन हो जाएगा आराम से। ऐसे ही लोकतंत्र के दुष्परिणाम देख लीजिए। देखिए लोकतंत्र के प्रमुख दोष निम्न प्रकार हैं। जैसे पहला आपके सामने दिख रहा है, धनी व्यक्तियों का शासन। तो कह रहा है लोकतंत्र वास्तव में धनी व्यक्तियों का शासन है। क्यों जी, क्योंकि चुनाव में अत्यधिक धन की आवश्यकता पड़ती है जो गरीब व्यक्ति वहन नहीं कर सकता है, इसलिए लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो अधिकतर धनी व्यक्तियों से ही बनती है। और अगर धनी व्यक्तियों से सरकार बनेगी तो वो धनी व्यक्तियों के हित में ही कार्य करेगी, तो लोकतंत्र कहाँ रह गया, ध्यान दीजिएगा आप। तो ये यहाँ पे लोकतंत्र के दुष्परिणाम हैं। उसके बाद दलों के दुष्परिणाम, दलों के दुष्परिणाम क्या कर रहा है, राजनीतिक दल लोकतंत्र की आधारशिला। ये हमने राजनीतिक दल पिछले चैप्टर में पढ़ाई था। क्या कह रहा है, किसी भी राजनीतिक दल का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, चुनाव जीतना होता है। क्या होता है, चुनाव जीतना। उसके लिए आपको राष्ट्रीय हित से समझौता ही क्यों न करना पड़े। जैसे आपने देखा ही होगा, ये एक भैया हमारे नेताजी हैं जो इस चुनाव में इस पार्टी की भर भर के एकदम बुराई कर रहे थे। चुनाव आने पर पता चला उसी पार्टी में जाकर शामिल हो गए और उनके लिए ये पार्टी एकदम साधु पार्टी हो गई है। इन्होंने जो राष्ट्रीय हित के लिए सोचा था वो सब इनका ताक पर धरा रह गया, वो इस पार्टी के हित में बोलने लगे। तो वही कह रहा है ना, ये दलों का दुष्परिणाम है। दलीय अनुशासन के कारण कई बार जो नेता होते हैं, नेता वो राष्ट्रीय हित का भी बलिदान कर देते हैं, राष्ट्रीय हित को भी देखते नहीं हैं, याद रखिएगा। उसके बाद बहुमत की तानाशाही, बहुमत की तानाशाही। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या है, किसी सरकार का बहुमत मिल गया, अब वही सरकार 5 साल तक चलाएगी। तो 5 साल तक अगर वो जनता की उम्मीदों को भी ध्यान में नहीं रखती है तभी वो आराम से सरकार चलाएगी, क्योंकि उसका बहुमत है। विपक्ष उसको कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि विपक्ष जब तक उस पर अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं करेगा, अर्थात आधे से ज़्यादा लोगों का समर्थन विपक्ष को नहीं मिलेगा, तब तक उसकी सरकार गिरेगी नहीं। अर्थात ये 5 साल तक सरकार कुछ भी कर सकती है। तो वही कहा जा रहा है कि बहुमत की
तानाशाही लोकतंत्र का एक दुष्परिणाम है। ठीक है, उसके बाद क्या कर रहा है, सरकार अस्थायी होती है। सरकार क्या होती है, अस्थायी होती है। क्यों जी, क्योंकि जब चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो छोटे छोटे दल आपस में मिलकर सरकार बनाते हैं। अब सरकार बना लिए, कल मन किए भाग गए, सरकार ही गिर गई, तो कहाँ से अस्थायी सरकार रह गई जी, अस्थायी सरकार हो गई कि नहीं हो गई, ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर क्या कह रहा है, संकट काल में अनुपयुक्त, तो कह रहा है कि संकट के समय लोकतांत्रिक सरकार उपयोगी नहीं होती है। क्यों, क्योंकि संकट के समय आपको शीघ्रता से निर्णय लेने होते हैं। कैसे शीघ्रता से निर्णय लेने होते हैं, अगर कोई मान लीजिए युद्ध हो गया तो क्या आप जाएंगे जनता से पूछने कि हम इन पर युद्ध करें कि ना करें, अटैक करें कि ना करें, तब तक तो पता चला वो पीट पाट के बाहर निकल जाएगा आपको। ध्यान दीजिएगा, तो इस समय तानाशाही सरकार ही उपयुक्त होती है। कब, संकट के समय। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, देखिए, अयोग्य व्यक्तियों का शासन, अयोग्य व्यक्तियों का शासन, तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसमें अधिकांशतः व्यक्ति अयोग्य होते हैं। उनमें इतनी योग्यता भी नहीं होती है कि वो अपने अधिकार का उचित प्रयोग कर सके। याद रखिएगा, उनको इसके बारे में तो मालूम ही नहीं होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। मतलब अधिकांश नेता लोगों को मालूम ही नहीं होता है ना कि ये कार्य का मतलब क्या होता है, फिर भी वो उस कार्य के लिए करने के योग्य मान लिए जाते हैं। यही हमारा लोकतंत्र है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लेकिन ऐसा इसमें होता नहीं है, ध्यान दीजिएगा। हमारे यहाँ एक आदमी जो पढ़ पढ़ के नाक रगड़ के एक IAS अधिकारी बन के जाता है, वो इनके अंडर में काम करता है। सोचिए, वो इनके अंडर में काम करता है, ये जब चाहे उसको धमकी दे के चले जाते हैं, अर्थात एक पढ़े लिखे व्यक्ति को धमकी दे देते हैं। अयोग्य व्यक्तियों का शासन हमारे लोकतंत्र में होता है। उसके बाद क्या कह रहा है, समानता का अधिकार अप्राकृतिक, वही तो मैंने कहा, एक कल्पना मात्र है। लोकतंत्र में समानता का अधिकार जो है एक काल्पनिक है, काल्पनिक चीज़ है बस। मतलब ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में सभी लोगों को समान समझा जाएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। याद रखिएगा, परंतु ऐसा होता नहीं है, ये केवल अकाल्पनिक है, अकाल्पनिक। उसके बाद क्या कहा जा रहा है, मतदाता चुनाव में रुचि नहीं लेते हैं। तो वही कहानी है कि हमारे यहाँ सभी मतदाता चुनाव में रुचि नहीं लेते हैं, अर्थात सभी लोग चुनाव में वोट करने नहीं जाते हैं। याद रखिएगा, केवल नेताजी के पिछलग्गू लोग वोट कर देते हैं और नेताजी को 50% ज़्यादा वोट मिल जाता है और वो जीत जाते हैं, बाकी लोग खिचड़ी पकाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग। फिर करा खर्चीला शासन। अब लोकतंत्र एक चुनाव की सरकार है, यहाँ पर आपको मालूम ही है कि हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं। अब हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं तो इसके लिए सरकार बहुत सारे पैसे खर्च करती है, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप लोग, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। अगर इसी का उपयोग जनता की भलाई के लिए किया जाए तो कितना बढ़िया रहता है, परंतु ऐसा होता नहीं है। चुनाव के लिए इतने खर्चे, जनता के लिए कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया कि लोकतंत्र एक खर्चीला शासन है। ठीक है, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए, तो ये हो गया आपका कुछ सवाल। आशा करता हूँ कि आपको आज की क्लास एकदम बढ़िया लगी होगी, और बढ़िया लगी होगी तो अपने भी पढ़िए और अपने मित्रों को भी शेयर करके पढ़ाइए। हम लोग मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, टाटा, गुड बाय।